हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस व हवलदार एग्जाम 2024 के आगे की शिफ्टों में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस मिसलेनियस व करंट के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे ये वीडियो हमारा कोई एनालिसिस का वीडियो नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एसएससी के द्वारा खास इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि एनालिसिस के वीडियोस को पब्लिश ना किया जाए, तो हम लोगों को उस रूल्स को फॉलो करने हैं। लेकिन आप यकीन कीजिएगा दोस्तों, ये वीडियो हमारा एनालिसिस से बेहतर वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग उन सभी एसएससी के मोस्ट वांट टॉपिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं, जहां से आपके एग्जाम में स्टार्ट से लेकर लास्ट शिफ्ट तक क्वेश्चंस बनते रहते हैं। और उन सभी क्वेश्चंस के आंसर भी दोस्तों आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे, जो कि अब तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि एसएससी एमटीएस व हवलदार एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस मिसलेनियस और करंट के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, सीधे हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है दोस्तों, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु का। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा किस टॉपिक से लगा हुआ दोस्तों? शास्त्रीय नृत्य से, जो कि आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। आप जानते हैं आपके हर शिफ्ट में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन तक बन जाते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी भी टेंट से पूछाते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही एग्जाम में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। इसी में से आपके एग्जाम्स में ऑलरेडी क्वेश्चंस बनते रहते हैं, वह कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। क्वेश्चन क्या था दोस्तों हमारा? भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु का। अब इस सीट को दोस्तों अपने सामने करेंगे। सबसे पहले आप जानते हैं दोस्तों, भारत के अर्थशास्त्र हैं, डायरेक्टली दोस्तों लोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, उनको हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, एक तरफ शास्त्रीय नृत्य के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित राज्य के नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों भरतनाट्यम की, तो ये तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों एक साथ देखेंगे, क्योंकि दोनों दोस्तों केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया दोस्तों असम का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी आपका मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और ओडिसी दोस्तों ये ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। लास्ट आपका क्या दोस्तों? कथक, जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ये लोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। अब इस सीट को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे, जहां पे दोस्तों शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, बेसिक से लेकर यानी ए टू जेड पूरी तरह से कंप्लीट किया गया। चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा। पहला पॉइंट, भारतीय नृत्य को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक है आपका शास्त्रीय नृत्य, दूसरा है आपका लोक नृत्य। नेक्स्ट, शास्त्रीय नृत्य हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रत्येक शास्त्रीय नृत्य एक विशेष क्षेत्र की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे वह संबंधित है। अगला पॉइंट है यहाँ से आपका, शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक महान संत श्रीमंत शंकर देव हैं। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। अब ये बेसिक चीजें थी दोस्तों, यहाँ से आपका शास्त्रीय नृत्य स्टार्ट होता है। शुरू करेंगे दोस्तों हम लोग भरतनाट्यम से। तो देखिएगा, यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो भरतनाट्यम है। नेक्स्ट, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? तो भी भरतनाट्यम है। और किस शास्त्रीय नृत्य को भारत के अन्य शास्त्रीय नृत्यों की जननी माना जाता है? तो भी भरतनाट्यम ही है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। अब भरतनाट्यम से जुड़े आप कलाकार देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले महिला कलाकार की बात की जाए तो यामिनी कृष्णमूर्ति, मालविका सरकार, मृणालिनी साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, बाला सरस्वती, रूकमणी देवी अरुंडेल, अलरमेल बल्ली, पद्मा सुब्रमण्यम, बिसंती माला और लीला सैमसन। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। ये वजह हम अपने वीडियोस में दोस्तों ऑप्शन यानी विकल्प से आपको नहीं पढ़ाते, क्योंकि विकल्प से सारी चीज़ें आपकी एक साथ कभी क्लियर नहीं हो सकती, केवल टाइम टेकिंग होगा और आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों वो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको प्राप्त होने शुरू हो गए होंगे, जो कि अब तक आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आगे बढ़िएगा। अब भरतनाट्यम से जुड़े कलाकार पुरुष देखेंगे तो उसमें दोस्तों रेवंत साराभाई हैं, सीबी चंद्रशेखर हैं, उदय शंकर हैं, नटराज रामकृष्ण हैं, विजय माधवन है। ध्यान रखेंगे, इसी में से ऑलरेडी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला दोस्तों आपका कथकली लगा हुआ, जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं आप लोग कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा केरल का। नेक्स्ट, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा कथकली। ये सारे क्वेश्चन हजारों बार पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। अब कथकली नृत्य से जुड़े कलाकार देखेंगे तो शांताराव, उदय शंकर, आनंद शिवरामन, गोपीनाथ, रागिनी देवी, कृष्णन कुट्टी, माधवन आनंद और गुरु गोपाल शंकर। नेक्स्ट आपका कथक लगा हो, जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से जितने क्वेश्चंस बनते हैं देखिएगा। पहला पॉइंट है, जयपुर घराना, लखनऊ घराना और वाराणसी घराना किस नृत्य शैली के मुख्य घराने हैं? तो एक कथक के ध्यान रखेंगे। अब कथक नृत्य से जुड़े कलाकार देखिए तो बिरजू महाराज,
शंभू महाराज, बैजनाथ प्रसाद, लच्छू महाराज, सुंदर प्रसाद, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गौरी शंकर, देवी लाल, शोभना नारायण, गोपी कृष्ण, मालविका सरकार, हजारी अग्रवाल, विद्या गौरी अडकर और भारती गुप्ता। इसी में से कोई ना कोई दोस्तों क्वेश्चन ऑप्शन के तौर पर आपके एग्जाम्स में पूछा जाता रहता है। आगे बढ़िएगा। अगला आपका दोस्तों कुचिपुड़ी लगा हुआ है जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से जितने क्वेश्चन बनते हैं, पहला क्वेश्चन, लक्ष्मी नारायण शास्त्री का नाम किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा है? तो कुचिपुड़ी से है। नेक्स्ट, किस शास्त्रीय नृत्य में नर्तक कांस्य की थाली में खड़ा होकर नृत्य करता है? तो कुचिपुड़ी ही है। अब कुचिपुड़ी नृत्य से जुड़े कलाकार देखेंगे तो लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राजा और राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, भावना रेड्डी, मंजू भार्गवी, अरुणिमा कुमार और मिथिला कुमार। ध्यान रखेंगे आप लोग। अब इसमें से कोई भी ऐसा फैक्ट छूटेगा दोस्तों जो कि आपके लास्ट शिफ्ट तक पूछा ना जाए और रिपीट ना हो। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें दोस्तों आपके एग्जाम में लास्ट शिफ्ट तक 10 बार तक रिपीट हो जाते हैं। आगे बढ़िएगा। अगला आपका दोस्तों मोहिनीअट्टम लगा हुआ है जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से जितने क्वेश्चन निकलते हैं, पहला है, मोहिनीअट्टम किस का संबंध किस हिंदू देवता से है? तो भगवान विष्णु से। ध्यान रखेंगे। अब मोहिनीअट्टम से जुड़े कलाकार देखेंगे तो स्मिता राजन, कला मंडलम, कल्याण कुटियम्मा, हेमा मालिनी, भारती शिवाजी, कनक रेले, सुनंदा नायर, रेमा श्रीकांत, पल्लवी कृष्णन, रागिनी देवी, कला मंडलम राधिका और राधा दत्तापति। ध्यान रखेंगे। अगला आपका ओडिसी लगा जो कि ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से जितने क्वेश्चन बनते हैं, पहला है, किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति देवदासियों के द्वारा हुई? तो ओडिसी है। अब ओडिसी नृत्य के कलाकार देखेंगे तो सोनल मानसिंह, केलू चरण मोहपात्रा, अनीता बाबू, अर्पिता वेंकटेश, चित्रा कृष्णमूर्ति, शर्मिला विश्वास, शर्मिला मुखर्जी, मधुमिता राउत, इंद्राणी रहमान, काली चंद्र, संयुक्ता पाणिग्राही और माधवी मुदगल। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों आपका क्या है, मणिपुरी लगा हुआ जो कि मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं आप कलेक्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन, कौन सा शास्त्रीय नृत्य लाई हरोबा उत्सव में किया था? तो मणिपुरी है। अब मणिपुरी नृत्य से जुड़े कलाकार देखिए तो कलावती देवी, निर्मला मेहता, सविता मेहता, सिंहजीत सिंह, झाबेरी बहने, रीता देवी और गोपाल सिंह। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। लास्ट आपका दोस्तों क्या लगा हुआ है, सत्रिया जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से जो फैक्ट निकलते हैं आप कलेक्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन, सत्रिय नृत्य के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर होगा श्रीमंत शंकरदेव। अब सत्रिय नृत्य से जुड़े कलाकार देखेंगे तो सुनील कोठारी, उपासना महंत, रेखा तालुकदार, जतिन गोस्वामी और रूप रानी दास बोरा। इतना दोस्तों आप लोग शास्त्रीय नृत्य को कलेक्ट करते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपसे यहाँ से मिस नहीं हो सकते। ना एनालिसिस करने की आवश्यकता है, आपको टॉपिक वाइज सारे फैक्ट पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। आगे बढ़िएगा। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। देखिएगा दोस्तों पीडीएफ के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। एसएससी ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का ऑल इन वन नया वर्जन कंबाइंड पीडीएफ हमारे द्वारा पूरी तरह से प्रिपेयर किया गया है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपकी बहुत सारी वैकेंसीज लग चुकी हैं। तो हम चाहते हैं कि आपको अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग पीडीएफ लेने की आवश्यकता ना पड़े। इस पीडीएफ को बनाने में दोस्तों आपके एसएससी व रेलवे के विभिन्न प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपके क्वेश्चंस के वेटेज को, उनके लेवल को, उनके ट्रेंड को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। इनमें आपकी बहुत सारी वैकेंसीज लगी। आप जानते हैं दोस्तों एसएससी में बात की जाए तो सीजीएल का टियर 1 आपका समाप्त हो चुका है, टियर 2 की तैयारी है, एमटीएस आपका चल ही रहा है, जेडी आपकी लग चुकी है। रेलवे में बात की जाए तो आरपीएफ कांस्टेबल, एमएसआई लगा हुआ है, एएलपी है, टेक्नीशियन है, एनटीपीसी है, वहाँ ग्रुप डी है। इनमें से किसी भी वैकेंसीज में अच्छी फाइट के लिए आप इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। इसमें आपका पूरा साइंस का स्पेशल पीडीएफ आएगा, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का पूरा आपका स्टैटिक जीके यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का स्पेशल पीडीएफ आएगा और पूरा आपका करंट का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा। मात्र 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा राजस्थान का। टॉपिक है आपका भारतीय राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य। इसमें से आपके एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चंस बनते रहते हैं और कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। अब देखिएगा, एक तरफ राज्यों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ प्रमुख लोक नृत्य के नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों असम की तो यहाँ से संबंधित जो लोक नृत्य है, बिहू आपका सुपर रहता ही है। इसके अलावा खेल गोपाल, महारास, नट पूजा, झुमरा, बिछुआ, ये 5 लोक नृत्य आप और इसमें ऐड रखेंगे। झारखंड के लोक नृत्य देखेंगे दोस्तों तो आपका छऊ हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट, कटघोड़वा, धोबिया, कर्मा, सरहुल, इतना आप लोग और प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला हमारा क्या दोस्तों, बिहार की अगर आप लोग ने देखेंगे तो बरुओ बखाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोहराई, झिझिया, धोबिया, लौंडा, जट जाटिन और कटघोड़वा, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। राजस्थान के लोग ने देखेंगे तो कठपुतली, घूमर, पणिहारी, गणगौर, ये चारों आपके सुपर हैं। इसके अलावा बगरिया और तेरा ताली भी ऐड रखेंगे। गुजरात के लोक नृत्य देखेंगे तो गरबा, डांडिया आपका गुजरात का पारंपरिक लोक नृत्य है ही। इसके अलावा इसमें गणपति भजन और ऐड कर लेंगे।
पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य देखेंगे दोस्तों तो आपका जात्रा हो गया, बाउल हो गया, काठी हो गया, ढाली हो गया, मरसिया, पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। महाराष्ट्र के देखेंगे लावड़ी, हमेशा पूछा ही जाता है, तमाशा हो गया, बुहदा हो गया, मौनी हो गया, लेजम हो गया, दही कला हो गया और गौरीचा हो गया। केरल के लोक नृत्य देखेंगे तो ओट्टम हो गया, थुलाल हो गया, कालियट्टम हो गया, मारा मोन हो गया। उत्तराखंड के लोक नृत्य देखेंगे तो चौफला हो गया, कजरी हो गया, झोटा हो गया और चाचरी हो गया। कर्नाटक के आप लोग नृत्य देखेंगे तो यक्षगान हो गया, करगा हो गया, कुनीता हो गया। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या दोस्तों, मध्य प्रदेश के अगर आप लोक नृत्य देखेंगे तो आपका पंडुआनी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुंदड़ी, गौडो और चैत, 4 लोक नृत्य यहाँ के सुपर हैं। छत्तीसगढ़ के देखेंगे दोस्तों तो सुआ हो गया, रावतनास और डागला, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य रासलीला हो गया, नौटंकी हो गया, चरकुला हो गया, छपेली हो गया, कजरी हो गया और झूला हो गया। हिमाचल प्रदेश के देखेंगे दोस्तों तो जयंती हो गया, जद्दा हो गया, छारुआ हो गया, डांगी हो गया और सांगला हो गया। पंजाब व हरियाणा के लोग देखेंगे तो गिद्धा, भांगड़ा और धमाल, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। मेघालय के देखेंगे लाहो और वांगला। नागालैंड के दोस्तों चोंग हो गया, खैवा हो गया, कुमीनागा हो गया। जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य देखेंगे तो राउफ, दमाली और हिका, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। एक और रहेगा दोस्तों आपका क्या है, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ के अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें दोस्तों आपका मुखौटा आएगा, मोपिन, सोलुम, लोसार और चुकुम, इतना आपको प्रिपेयर रखने। इनमें से अगर आप दोस्तों 50 से लोक नृत्य के नाम अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं, कभी भी दोस्तों आपके एग्जाम में लोक नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चंस मिस नहीं हो सकते। पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। एसएससी एग्जाम्स और रेलवे एग्जाम्स का बहुत सारी वैकेंसीज एक साथ लग जाने के कारण इसका नया वर्जन कंबाइन दोस्तों पीडीएफ पूरी तरह से हमारे द्वारा प्रिपेयर किया गया है। इसके अलावा बिहार एसएससी 10+2 2023 की जो वैकेंसी थी दोस्तों, जिसका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, उसका दोस्तों नया वर्जन पीडीएफ फिर से रेडी किया गया है। वह यूपी SSC से जुड़े विभिन्न एग्जाम्स के दोस्तों जीके, जीएस और यूपी स्पेशल में स्टैटिक व करंट के पीडीएफ भी हमारे द्वारा प्रिपेयर कर दिए गए हैं। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, बेसबॉल खेल किस परिसर या मैदान पर खेला जाता है। करेक्ट आंसर होगा डायमंड पर। क्वेश्चन आपका किस टॉपिक से लग गया दोस्तों, आप जानते हैं डाटली क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं कि कौन से खेल किस मैदान या किस परिसर पर खेले जाते हैं। आपका छोटा सा टॉपिक है, इजी सा टॉपिक है, लेकिन ट्रेंडिंग टॉपिक है। क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम में बनते रहते हैं, तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगा दी गई। इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखेंगे। वो हर टॉपिक्स हमारे द्वारा पूरी तरह से आपके पीडीएफ में प्रिपेयर कर दिए गए हैं, जहां जहां से आपके एग्जाम में लास्ट शिफ्ट तक क्वेश्चंस बनते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, बेसबॉल खेल किस परिसर या मैदान पर खेला जाता है। करेक्ट आंसर होगा डायमंड पर। दोस्तों अब देखिएगा, एक तरफ विभिन्न खेलों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ परिसर या मैदान के नाम दिए गए। स्टार्ट करते हैं। बात की जाए क्रिकेट की दोस्तों, तो ये पिच व फील्ड में खिलाता है, दोनों ऑप्शन आप ध्यान रखेंगे। फुटबॉल दोस्तों आपका ये फील्ड में खिलाता है। हॉकी दोस्तों भी फील्ड में खेली जाती है। लॉन टेनिस दोस्तों ये कोर्ट में खेला जाता है। कहाँ पे, कोर्ट में। ध्यान रखेंगे, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होने, इसलिए दोस्तों हम ऑप्शन भी नहीं रखते हैं। टेबल टेनिस भी बोर्ड में खेला जाता है। बैडमिंटन दोस्तों कोर्ट में खिलाता है। बास्केटबॉल भी कोर्ट में खिलाता है और वॉलीबॉल भी कोर्ट में खिलाता है। बेसबॉल आपका डायमंड में खेला जाता है। पोलो दोस्तों फील्ड में खिलाता है। गोल्फ कोर्स में खेला जाता है। शतरंज बोर्ड में खिलाया जाता है और कबड्डी दोस्तों ये कोर्ट में खिलाता है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। लास्ट आपका क्या है दोस्तों, देखेंगे हम लोग मुक्केबाजी, जो कि रिंग में खिलाता है। इतना आपको प्रिपेयर रखने। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी। करेक्ट आंसर होगा रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लगा दोस्तों, आपका सुपर टॉपिक आप जानते हैं, महत्वपूर्ण सामाजिक धार्मिक आंदोलन एवं समाज सुधारक। डाकली क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की। तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके दोस्तों सीट आपके सामने लगा दी गई। इसमें दोस्तों संस्थापक के साथ साथ स्थापना वर्ष भी मेंशन कर दिया गया है, यानी आपकी परफेक्ट सीट है। किसी भी टेंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी। करेक्ट आंसर होगा रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में। अब चलिए थोड़ा सा इस सीट को अपने सामने करते हैं। देखिएगा पहले दोस्तों इसमें संस्थाओं के नाम दिए गए हैं, उसके बाद में स्थापना वर्ष और संस्थापक भी मेंशन कर लिया गया है। स्टार्ट करते हैं। बात की जाए एशियाटिक सोसाइटी की, तो इसकी स्थापना 1784 में की गई थी विलियम जोन्स के द्वारा। नेक्स्ट, आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। और ब्रह्म समाज की स्थापना भी 1828 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। आगे बढ़िएगा।
अगला आपका दोस्तों तत्वबोधिनी सभा, जिसकी स्थापना 1839 में की गई थी देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की गई थी आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में की गई थी MG रानाडे के द्वारा। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या दोस्तों, प्रार्थना समाज, जिसकी स्थापना 1867 में हुई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। बेलूर मठ की स्थापना 1887 में की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। नेक्स्ट, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना 1904 में की गई थी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी आगा खां एवं सलीमुल्लाह खान के द्वारा। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में की गई थी बारेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या दोस्तों, विश्व भारती, जिसकी स्थापना 1912 में की गई थी रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी लाला हरदयाल के द्वारा। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में की गई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। और होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की गई थी तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा। सब कुछ पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने, जो भी टॉपिक्स हमारे द्वारा जहाँ पे उठाए जाते हैं वहीं पे पूरी तरह से उसको कंप्लीट कर दिए जाते हैं हर ट्रेंड से। नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन की स्थापना 1919 में की गई थी अली बंधु के द्वारा। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1927 में की गई थी डॉक्टर हेडगेवार एवं BS मुंजे के द्वारा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 में की गई थी भगत सिंह एवं चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। आगे बढ़िएगा। अगला आपका क्या दोस्तों, खुदाई खिदमतगार, जिसकी स्थापना 1937 में की गई थी खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा। फारूड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में की गई थी रासबिहारी बोस के द्वारा। और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इतना यहाँ से तक दोस्तों आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर रखने। आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब करें आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोज़ के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना हुई थी। करेक्ट आंसर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लगा है दोस्तों, पंचवर्षीय योजना। आप जानते हैं आपका सुपर टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट यहाँ से निकलते हैं जो दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में आपके हर शिफ्ट में रिपीट होते रहते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगा दी गई। इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं। पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस किसी भी ट्रेंड से पूछे जाते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। तो चलिए दोस्तों, इस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना हुई थी। करेक्ट आंसर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना। टॉपिक है आपका भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। अब चलिए इस सेट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए पंचवर्षीय योजना को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1951 में देश में आर्थिक विकास को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। अगला पॉइंट है आपका, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश की गई थी। नेक्स्ट, भारत ने रूस देश से पंचवर्षीय योजना को अपनाया था। अगला पॉइंट, जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना को लागू किया था। नेक्स्ट, पंचवर्षीय योजना बनाने का मुख्य कार्य योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन का है। प्लानिंग कमीशन से भी क्वेश्चन योजना आयोग से भी बनते हैं, उनको भी आप लोग कवर कीजिए। ये भी बेसिक आप लोग देख रहे हैं, कोई भी टॉपिक्स उठाए जाते हैं दोस्तों A to Z कलेक्ट किए जाते हैं। पॉइंट है आपका, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950, डेट जरूर ध्यान रखेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा हजारों बार ये बात पूछी गई है, इसका गठन किया गया था। योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है, ध्यान रखेंगे। और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। सब कुछ आपको प्रिपेयर रखने हैं। अब ये थी दोस्तों बेसिक चीजें। अब यहाँ से आपकी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होती है। देखिएगा, पॉइंट है हमारा, भारत की पंचवर्षीय योजना। स्टार्ट करते हैं। बात की जाए प्रथम पंचवर्षीय योजना की, तो इसकी अवधि थी 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक। मॉडल की बात की जाए तो हेरा डोमर मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था इसका कृषि विकास। अब ये नोट देखिए दोस्तों, इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं लगाई गई, जैसे कि भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और ब्यास परियोजना। सेकंड पंचवर्षीय योजना देखेंगे दोस्तों, समयावधि की बात की जाए तो 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961 तक। मॉडल की बात की जाए PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था इसका औद्योगिक विकास। हम नोट देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान अनेक महत्वपूर्ण वृहद उद्योग जैसे राउरकेला, भिलाई
और दुर्गापुर क्रमशः जर्मनी, रूस और ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित की गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना गया। सब कुछ आपको अच्छे से प्रिपेयर रखनी है। चलेंगे दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना की ओर। देखिएगा तो बात की जाए मुख्य उद्देश्य की, आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग का विकास। नोट देखिए दोस्तों, तृतीय पंचवर्षीय योजना अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रही, इसीलिए इसे एक असफल योजना माना जाता है। यहाँ पे हमारे हर फैक्ट से दोस्तों क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हजारों बार बने, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िएगा, जिसके मुख्य कारण थे भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 तथा भूतपूर्व सूखा 1966। नेक्स्ट पॉइंट, तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता के बाद सरकार को योजनावकाश कब कब, तो 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 की घोषणा करनी पड़ी और इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गईं। वह हरित क्रांति की शुरुआत तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, ध्यान रखनी है आपको। आगे बढ़िएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना की बात की जाए दोस्तों तो ये DR गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था इसका स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता एवं कृषि तथा सिंचाई पर महत्व। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं आप देखिए। पहला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो चौथी पंचवर्षीय योजना थी। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही, तो भी चौथी पंचवर्षीय योजना थी। और किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना की गई थी, तो भी चौथी पंचवर्षीय योजना थी। पांचवी देखिएगा, मुख्य उद्देश्य की बात की जाए तो गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल। दो क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला है, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, पांचवी पंचवर्षीय योजना। हजारों बार पूछा गया, अभी आपको बताने की जरूरत नहीं कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। और कौन सी पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 वर्ष ही चली थी, तो भी पांचवी पंचवर्षीय योजना ही थी, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा, छठी पंचवर्षीय योजना की बात की जाए दोस्तों तो समाधि थी इसकी 1980 से 1985 तक। मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं कलेक्ट कीजिए। पहला, किस पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू हुआ, तो छठी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। वह छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शिवरामन समिति की सिफारिश पर 1982 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना हुई थी। देखिए कितने फैक्ट आपके एक साथ निकल आते हैं। सातवीं देखिएगा, समाधि की बात की जाए तो 1985 से 1990 मुख्य उद्देश्य था रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा, आठवीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए समाधि थी इसकी 1992 से 1997, मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नौवीं पंचवर्षीय योजना समाधि थी दोस्तों 1997 से 2002, मुख्य उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए समाधि थी 2002 से 2007। एक छोटा सा नोट देखिए, यानी इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना एवं अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय 2 गुनी करना। प्रिपेयर रहेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा, अगला हमारा दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए समयावधि 2007 से 2012, मुख्य उद्देश्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो समयावधि थी 2012 से 2017 और मुख्य उद्देश्य था तीव्रतम समावेशी और सतत विकास। इतना आप लोगों को यहाँ से प्रिपेयर रखने अगर आपके क्वेश्चन दोस्तों क्लियर करने हैं। PDF के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगाओ। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है। करेक्ट आंसर होगा नीना सिंह। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लगा दोस्तों, करंट से आया हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, करंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चंस की सीट आपके सामने लगाई गई, इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है। करेक्ट आंसर होगा नीना सिंह। चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चंस का कलेक्शन यहाँ पे किया गया है। पहला क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। करेक्ट आंसर होगा जनिक सिनर ने, जो कि इटली से आते हैं। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। करेक्ट आंसर होगा अरीना सबालेंका ने। अगला क्वेश्चन, 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। तो रणबीर कपूर ने जीता है, मूवी का नाम है एनिमल। और 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है। करेक्ट आंसर होगा आलिया भट्ट ने, मूवी का नाम है राखी और रानी की प्रेम कहानी। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में कितने लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया जाएगा। तो 6 लोगों को। और वर्ष 2024 के लिए प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये नई दिल्ली में किया गया है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है,
10 दिवसीय गगन शक्ति 2024 मेगा अभ्यास किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया है। अगला, यूथ बॉक्सिंग विश्व कप 2024 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर। और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो टोटल 2 लोगों को किया गया, ध्यान रखेंगे। एक है डॉक्टर रितु करदल और एक है नवीन तिवारी। नेक्स्ट, असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर होगा रंजन गोगोई को दोस्तों, जो कि भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया? 24 जनवरी को। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो इस 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल को किया गया, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। और किस राज्य के हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है? तो उत्तर प्रदेश का प्रोडक्ट है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका करंट का क्या लगा हो दोस्तों? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया? 16 जनवरी को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया? 11 मई को। और 7वीं बार संतोष ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता है? सर्विसेज ने। अगला, मोहम्मद मुस्तफ़ा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? फिलिस्तीन के। आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी अधिनियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो उत्तराखंड है। और विश्व किडनी दिवस 2024 कब मनाया गया है? 14 मार्च को। और विश्व कैंसर दिवस 2024 कब मनाया गया है? 4 फरवरी को। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या लगा हो दोस्तों? क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? करेक्ट आंसर होगा नीना सिंह। अगला, कहाँ की सोम्पेन जनजाति ने पहली बार मतदान में भाग लिया है? तो ग्रेट निकोबार की है। और पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस लागू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बना है? सिक्किम है। और प्रतिष्ठित महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर उमा रेले को। आगे बढ़ेंगे। किस राज्य में सिग्मो उत्सव 2024 मनाया गया? गोवा में। पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने? राजीव शर्मा है। और भारत की पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने? तो देवेंद्र झाझरिया है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो कोलंबो श्रीलंका में। और भारत में 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 कब मनाया गया? 25 जनवरी को। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। ये करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो करेक्ट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन था, जो कि 1976 में किया गया था। क्वेश्चन आपका किस टॉपिक से लगा दोस्तों? यहाँ पे भारतीय संविधान संशोधन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया हुआ, साथ में 42वें संविधान संशोधन की बात हुई, जहाँ से भी बहुत सारे फैक्ट निकालते हैं। यानी दोस्तों जो सीट आपके सामने लगाई गई, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पॉलिटी के एक साथ कंप्लीट किए गए हैं। इस सीट को अगर आप अच्छे से रिवाइज करते हैं तो आपको आपके एग्जाम्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ क्लियर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों इस मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? करेक्ट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन था, जो कि 1976 में किया गया था। आगे बढ़िएगा। अब इस सीट को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर करेंगे। देखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। पहला पॉइंट, पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ही प्रस्तावना में जोड़ा गया। इसी संशोधन अधिनियम के तहत समाजवादी और अखंडता शब्द भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। इन टोटल 3 शब्द जोड़े गए थे, तीनों ध्यान रखेंगे, इसीलिए हम ऑप्शन नहीं लगाते। और 42वां संविधान कब हुआ था दोस्तों संशोधन? ये जरूर ध्यान रखें 1976 में। 73वां भी ध्यान रखें, 86वां ध्यान रखें, ये सारे मोस्ट वांटेड 44वां भी ध्यान रखें। डाकले हम सब कुछ इसमें प्रिपेयर किए हुए हैं। आगे बढ़िएगा। इसके अलावा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ही सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को भी जोड़ा गया, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51 का में है। ध्यान रखेंगे। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया, तब से वर्तमान में टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में कई बदलाव होने के कारण, जैसे आप देख रहे हैं दोस्तों, बहुत सारे चेंजेस किए गए इसके द्वारा। इसे इसलिए मिनी संविधान यानी कि लघु संविधान या संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये भी दोस्तों बार बार पूछाता है। और भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार यूएसए के संविधान से व मूल कर्तव्य रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। ये भी आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। अब चलिए दोस्तों, जहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा गया था यानी भारतीय संविधान संशोधन से रिलेटेड, तो जितने भी इंपॉर्टेंट दोस्तों संशोधन हुए हैं उनको भी पूरी तरह से आप यहाँ पे क्लियर करेंगे। देखिएगा पॉइंट हमारा, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन स्टार्ट करते हैं। बात की जाए पहला संशोधन, जो कि 1951 में किया गया था। दोस्तों इस संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। ध्यान रखेंगे, मूल संविधान में टोटल 8 ही अनुसूचियां थी, 9वीं पहले संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ दी गई। 21वां संशोधन देखेंगे, जो कि 1967 में किया गया था। इस संशोधन के द्वारा
8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया, यानी भाषा से रिलेटेड जो दोस्तों अनुसूची आपकी वो 8वीं है, ध्यान रखेंगे। 24वां संशोधन देखेंगे जो कि 1971 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दे दिया गया। 44वां देखेंगे 1978 में किया गया। 42वां ऑलरेडी आप देख चुके हैं। तो दोस्तों इस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया है। सारे फैक्ट आप जानते हैं, हजारों बार पूछे गए होंगे और ऐसा नहीं होगा दोस्तों कि किसी भी एग्जाम से पूछे ना जाएं। 52वां संशोधन देखेंगे जो कि 1985 में किया गया था। इस संशोधन के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके अलावा इसी संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई, ध्यान रखेंगे। तो पहले संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची और 52वें संशोधन के द्वारा दोस्तों 10वीं अनुसूची। 56वां संशोधन देखेंगे जो कि 1987 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 61वां संशोधन देखेंगे जो कि 1989 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर दोस्तों 18 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट 65वां संशोधन देखेंगे जो कि 1990 में किया गया। इसके द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। 69वां देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस संशोधन के द्वारा दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली किया गया, यानी कि दिल्ली को दोस्तों भारत की राजधानी किस संशोधन के द्वारा बनाई गई, तो 69वां संशोधन था जो कि 1991 में किया गया था। आगे बढ़ेंगे 73वां आप लोग देखिए जो कि 1992 में किया गया। इस संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा बनाया गया और इसे लागू किया गया। 66वां देखेंगे जो कि 2002 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। इसी संशोधन के जरिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया। 91वां देखेंगे जो कि 2003 में किया गया। अब आप करंट से इसको रिलेट करेंगे। इसके द्वारा इसके द्वारा दल बदल संबंधी कानून में संशोधन किया गया। इसमें स्पष्ट किया गया कि 1/3 सदस्य एक साथ दल बदल नहीं कर सकते। इसी संशोधन के द्वारा मंत्रिमंडल का आकार भी सीमित कर दिया गया। किसी भी मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। हालांकि किसी भी कैबिनेट सदस्यों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। 92वां संशोधन देखेंगे जो कि 2003 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं सूची में 4 भाषाओं को शामिल किया गया। कौन कौन सी? मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली। और टोटल भारतीय संविधान की 8वीं सूची में इस समय कितनी भाषाएं हो गई? तो 22, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा 101वां संशोधन देखेंगे जो कि 2016 में हुआ। संविधान के 101वें संशोधन अधिनियम के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी को लागू करके अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के सरलीकरण की व्यवस्था हासिल की गई। तो जीएसटी कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है, ध्यान रखेंगे। जीएसटी ने वस्तुओं सेवाओं पर विभिन्न करों को एक कर में समेकित कर दिया, जिससे आपूर्ति श्रृंखला में कराधान सरल हो गया। 102वां संशोधन देखेंगे जो कि 2018 में हुआ। इसके द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 105वां देखेंगे दोस्तों जो कि 2021 में हुआ। इस संशोधन के द्वारा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी एससी बीसी की सूची तैयार करने के लिए राज्य सरकारों की शक्ति को बहाल कर दी। आगे बढ़ेंगे अगला आपका क्या दोस्तों? लास्ट 106वां संशोधन जो कि 2023 में हुआ। इस संशोधन के द्वारा लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित कर दी, ध्यान रखेंगे। इसी को कहते हैं दोस्तों महिला आरक्षण विधेयक यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा त्रिशूर महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा केरल में। क्वेश्चन आपका किस टॉपिक से लगा दोस्तों? महत्वपूर्ण भारत के जितने मेले, उत्सव, त्योहार एवं पर्व हैं आप जानते हैं आपका सुपर टॉपिक। हर टॉपिक में दोस्तों हर शिफ्ट में आपके क्वेश्चंस मिलते होंगे। ऑलरेडी सब कुछ आप यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। आप देखेंगे इसी में से ऑलरेडी आपके एग्जाम से क्वेश्चन बनते रहते हैं और लास्ट शिफ्ट तक दोस्तों एसएससी रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हैं क्वेश्चन यहाँ से बनते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों इस सीट को आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट कीजिए। क्वेश्चन था हमारा त्रिशूर महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा केरल में। टॉपिक है आपका भारत के प्रमुख मेले, उत्सव, त्योहार और पर्व। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात की जाए ओणम उत्सव, त्रिशूर महोत्सव दोनों एक साथ देखेंगे। केरल में मनाया जाता है। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा महोत्सव आपका उड़ीसा में आयोजित किया जाता है। वांगला महोत्सव मेघालय में मनाया जाता है। हार्नबिल महोत्सव दोस्तों नागालैंड में मनाया जाता है। लोसर महोत्सव लद्दाख में आयोजित किया जाता है। गणगौर महोत्सव और घूमर ये राजस्थान में आयोजित किया जाता है। हरेला पर्व उत्तराखंड में आयोजित किया जाता है। जल्लीकट्टू त्योहार नववर्ष पुथांडु तमिलनाडु में मनाया जाता है। सांग महोत्सव हरियाणा में मनाया जाता है। संगई महोत्सव लाई हरोबा मणिपुर में मनाया जाता है। उगाद पर कंबाला उत्सव यक्षगान कर्नाटक में मनाया जाता है। बिहुला महोत्सव दोस्तों बिहार में आयोजित किया जाता है। कहाँ पे? बिहार में आयोजित किया जाता है। उसके बाद में फ्लेमिंगो त्योहार आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जाता है। अंबुबाजी त्योहार, बिहू और नट पूजा असम में आयोजित किया जाते हैं। कहाँ पे? असम में।
मांडू महोत्सव आपका मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। रासलीला नौटंकी चरकुला उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। राउफ दमाली, इसके साथ एक हिकात है, जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है, जो कि हम लोक नृत्य में आपको दे दिए हैं। गिद्धा, भांगड़ा और धमाल हुआ बैसाखी पंजाब में आयोजित किया जाता है। गरबा डांडिया आप जानते हैं गुजरात में मनाया जाता है। बाउल यात्रा पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। रावत नाच, सुआ कर्मा और सैला छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जाता है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। तो दोस्तों यहीं पे हम इस वीडियो को विराम देना चाहेंगे। हालांकि हम दोस्तों अभी इसमें स्टैटिक जीके के टॉपिक सेट करना चाहते थे और एक साइंस का, लेकिन दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा खिंच रहा है, तो अन्य वीडियोस में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल से कृपा क्लासेस से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।